बाल विकास और मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना कोई देर के प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न कह रहा है असंगत कथन है। बिल्कुल आपके पूर्णतः सिलेबस पे आधारित प्रश्न है मित्रों, और वाकई में ये प्रश्न जो रटन वाली चीज़ पे नहीं है ना, समझ आधारित प्रश्न है मित्रों। तो 20 में से आपको टारगेट रखना है कि 17 प्रश्न आप बिल्कुल टारगेट रखें ना। चलते हैं, पहला कथन है कि सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था है। दूसरा है जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। विकल्प तीसरा कह रहा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था है, या चौथा कह रहा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था है। तो असंगत कथन चुनना है इनमें से मित्रों। तो पहला है कि सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है मित्रों। और ये कथन किसने कहा था अगर पूछे तो बता देना। जो वैलेंटाइन है ना, वैलेंटाइन महोदय, उन्होंने कहा था सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ये कथन मित्रों सही है कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। ये कथन भी सही है, ये भी सही है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था कोल और ब्रूस ने कहा था, याद रखना, कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था है या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था, इन दो में से एक चुनना है। तो आपको बता दूं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था है, क्योंकि लगभग यही वो समय होता है जिसमें क्या है कि इसमें मतलब सारी चीज़ें जो मतलब इनमें बच्चे क्या होते हैं शेषावस्था में आश्रित रहते हैं अपने माता पिता पर। तो माता पिता को पूरी तरीके से बालक को समझना चाहिए कि इस प्रकार उनका विकास करे, क्या चीज़ें करे, तो यह सबसे महत्वपूर्ण काल हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन ये गलत है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था है, ये कथन सही है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। मित्रों जो क्लार्क हल थे, सीएल हल, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था मित्रों, आपको पता है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत को किस प्रक्रिया से संबंधित किया गया, सीखने की व्याख्या से, सीखने की पुनः व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, या फिर देयिक कर्मारोह से। तो सही उत्तर क्या होगा, हल का जो सिद्धांत है पुनर्बलन से संबंधित है, उसमें सीखने की व्याख्या का सबलीकरण किया गया है, उसे मजबूती प्रदान की गई। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 शानदार प्रश्न है, देहली विधि किससे संबंधित है। देहली विधि किससे संबंधित है, बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। क्लार्क हल, एडविन गुथरी, टोलमैन और कुर्टलेवन, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है मित्रों। तो बता दूं एडविन गुथरी ने अधिगम का जो समीपता का या स्थानापन्न का सिद्धांत दिया था, है ना, उसमें इन्होंने फिर बुरी आदतों को दूर करने की 3 विधियां बताई थी मित्रों। उसमें से पहली विधि कौन सी आती है, देहली विधि आती है। ठीक है, ये पहली विधि है, उसमें देहली विधि बुरी आदतों को दूर करने के लिए। देहली विधि में क्या होता है, यानी बुरी आदत या जैसे कह दूं मैं जो नकारात्मक संवेग होते हैं मित्रों, क्या नकारात्मक संवेग जैसे कि भय है, क्रोध है ना, इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक की जो तीव्रता, जो उद्दीपक की देहली की जो तीव्रता होती है वो क्या थोड़ी कम कर दी जाती है, तो अनुक्रिया बालक कम करेगा, है ना। तो पहली स्थिति में देहली की जो उद्दीपक की जो अनुक्रिया, उद्दीपक की जो देहली की जो मात्रा है वो कम कर दी जाती है, तो अनुक्रिया भी उससे कम होगी, यानी कि नकारात्मक समय दूर हो जाएंगे अपने आप। दूसरी स्थिति में क्या किया जाता है, देहली की जो तीव्रता होती है ना, उस तीव्रता को अधिक करके देखा जाता है, उसमें भी अनुक्रिया फिर कम हो जाती है, यानी कि जो नकारात्मक समय के उनसे हम उबर चुके हैं, निपट चुके हैं। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है वरन है यह कहीं अधिक है क्या। सीखना का मतलब यहाँ पे केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं बताया गया, बल्कि यह कहीं अधिक और भी है। क्या है, व्यावहारिक जीवन में क्रियान्विति है, दृष्टिकोण में परिवर्तन है, विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, या व्यवहारगत परिवर्तन है। तो सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा मित्रों व्यवहारगत परिवर्तन है, यानी कि सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति ही नहीं बल्कि यह व्यवहार में परिवर्तन होना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका, दृष्टिकोण में परिवर्तन, व्यावहारिक जीवन में क्रियान्विति नहीं होगा। तो चौथा विकल्प है आपके यहाँ पे सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5, दबाव के मुख्य प्रकार होते हैं। बिल्कुल ये आरबीएससी की बुक में प्रश्न दे रखा है, तो पहले बता दिया मैंने, जो भी है मेरे साइकोलॉजी के वीडियो है, आरबीएससी, एनसीईआरटी, अवनी पब्लिकेशन, वंदना जादौन की बुक, गरिमा रेवाड़ जी की बुक, सारी पे है ना। प्रश्न बन रहे हैं दबाव के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। दबाव बता दूं इसकी विशेषता कार्य करने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है, चाहे वो नकारात्मक हो या चाहे सकारात्मक। तो मित्रों 2 प्रकार होते हैं ना, एक होता है नकारात्मक जिसे यहाँ बोला गया है इस मनोवैज्ञानिक भाषा में डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस कौन सा होता है, नकारात्मक। और एक होता है मित्रों यूट्रेस या यूफ्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस और यूफ्ट्रेस। यूफ्ट्रेस जिसे सकारात्मक
कहा गया है। याद रखना, ये 2 प्रकार के दबाव के प्रकार होते हैं। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 5 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। अधिगम की आधारभूत शर्त कौन सी नहीं है पूछा है, तो इनमें से एक नहीं है, बाकी 3 है। तो आपको बता दूं, सीखने में देखो संलग्नता, पुनर्बलन, अभ्यास, ये तीनों की तीनों आधारभूत शर्तें हैं, जबकि प्रतिपादन है ये किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है सीखने के लिए। तो विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 मित्रों, ज्ञानात्मक पक्ष के मध्यम स्तर में शामिल है। देखो मित्रों, जो ज्ञानात्मक पक्ष, आपको बता दूं मैं, ये ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है ना, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, उसमें इन्होंने 3 प्रकार बताए। उसमें पहला ज्ञानात्मक बताया, दूसरा भावात्मक बताया और तीसरा बता दिया इन्होंने क्रियात्मक। ठीक है, यही बताए थे 3 प्रकार, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो उसमें ज्ञानात्मक में उन्होंने फिर 6 अलग अलग उसके तत्व, 6 अंग बताए। तो उसमें देखो बता दूं आपको मैं, सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध या जिसे अवबोध बोला जाता है, और फिर प्रयोग। ये जो 3 है ना मित्रों, इनको तो उन्होंने निम्न स्तर का बताया। ठीक है, 3 आ गए निम्न में। फिर क्रम से याद है ना, विश्लेषण और फिर संश्लेषण, ये 2 बताए इन्होंने, ये निम्न में हो गया। विश्लेषण और संश्लेषण हो गया मित्रों मध्यम श्रेणी। ठीक है, मध्यम स्तर में। और फिर यहाँ पे आ जाएगा मूल्यांकन, जो आ जाएगा आपके उच्च स्तर में, लेकिन लिखा जाएगा निम्न से। ठीक है, निम्न में 3, मध्यम में 2, उच्च में मूल्यांकन 1। तो ये तो उच्च है। ज्ञान और बोध प्रयोग निम्न में आ जाएंगे, जबकि विश्लेषण और संश्लेषण दोनों मध्यम स्तर में शामिल है। तो तीसरा विकल्प सही है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सी एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। मनोविज्ञान की जो शाखा है कौन सी इनमें से नहीं है पूछा गया। परामनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो मित्रों, सामान्य असामान्य, देखो मैं बताऊं आपको, सुधारात्मक मनोविज्ञान इसे तो कर दोगे ना, जिनको नहीं आएगा वो भी कहेगा चलो सुधार तो होता है, सही है। परानाम इससे संबंधित नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं मैं, परा मनोविज्ञान भी होता है, सामान्य मनोविज्ञान होता है, असामान्य होता है कि नहीं होता, बिल्कुल असामान्य भी होता है, बता दूं आपको, सामान्य असामान्य दोनों होते हैं। परा होता है कानूनात्मक मनोविज्ञान, सुधारात्मक होता है, बाकी सामाजिक वगैरह वो तो होते ही नैतिक। 2 प्रकार के भी प्रश्न इन पे आए हैं मनोविज्ञान की शाखाओं पे। 2 कौन कौन से, एक तो आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है भाई, ठीक है, और एक दूसरा आएगा आपके राजनीतिक मनोविज्ञान, वो भी नहीं होता है। आर्थिक और राजनीतिक अभी तक ये 2 आए, ये दोनों नहीं होते। ठीक है, तो मित्रों तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, परिभाषा किसने दी। अच्छा प्रश्न है। जो स्मृति का टॉपिक है, आपसे ऊपर ऊपर बिल्कुल टॉपिक आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। तो स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होकर सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है, परिभाषा किसने दी। तो बता दूं, स्मृति का सबसे पहले क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किया था एबिंगहॉस महोदय ने। उन्होंने ही यह परिभाषा दी थी कि स्मृति को निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होकर सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, स्मृति का प्रथम वैज्ञानिक या क्रमबद्ध अध्ययन एबिंगहॉस ने ही किया था। बाकी मुल्लर या स्किनर की परिभाषा नहीं आ रही मित्रों। रायबर्न ने क्या कहा था स्मृति के बारे में, रायबर्न ने कहा था कि जो अपने पुराने अनुभव है उनको संचित करना, और पुनः पुराने जो अपने अनुभव है ना, अनुभवों को संचित करना, मस्तिष्क में इकट्ठा करना और पुनः चेतना के क्षेत्र में लाना, यही स्मृति है, ये रायबर्न महोदय ने कहा था। फिलहाल दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे मित्रों। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक प्रयोग है, अनुप्रयोग है। अच्छा प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। क्रिया प्रसूत अधिगम है, गेस्टाल्टवाद है, शास्त्रीय है या संज्ञानात्मक है। तो संज्ञानात्मक, शास्त्रीय और गेस्टाल्टवाद तीनों नहीं होंगे। क्रियात्मक प्रसूत अनुबंधन जो स्किनर ने दिया वो बिल्कुल मिलता जुलता रूप है अभिक्रमित अनुदेशन का। दोनों में जो विषय वस्तु उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दिए जाते हैं, और दोनों में ही जो प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन भी दिया जाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। ये लीजिए मित्रों, बिल्कुल बनाया हुआ प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है मित्रों। किस अवस्था के संदर्भ में किसने कहा, देखो एक तो किस अवस्था, कौन सी अवस्था होगी, और दूसरा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। जन्म के कुछ समय पश्चात निश्चित किया, तो भाई सीधी सी बात है कि जन्म के कुछ समय पश्चात कौन सी अवस्था आती है, शेष अवस्था। सीधी सी बात है, दिमाग की बात है ना। तो यहाँ पे शेष अवस्था के 2 विकल्प है, मैं इन 2 को तो बिल्कुल हटा ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि कह रखा है कि जन्म के कुछ समय पश्चात निश्चित किया जा सकता है जीवन में उसका स्थान क्या है। ड्राइडेन, अब देखो शेष अवस्था तो है, यानी कि विकल्प 1 होगा या फिर चौथा होगा, लेकिन यहाँ पे आ रखा है ड्राइडेन
और यहाँ पे आ रखा है एडलर। किसने कहा था ये बात? तो ड्राइडेन ने तो कहा था अपने आदतों के बारे में। क्या कहा था? कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारी निर्माण करती है, ड्राइडेन का कथन है। जस्टिन का कथन है कि 3 वर्ष की उम्र में प्रेम नामक जो संवेग है वो विकसित होता है, ये जस्टिन ने कहा। एडलर ने यह कथन कहा था कि बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है, और शेष अवस्था के संदर्भ में कहा था। विकल्प 4 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 11वें में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें की तरफ। समायोजन टॉपिक से प्रश्न संख्या 12वां दिखा है मुझे। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित है? प्रक्षेपण, शोधन, प्रतिक्रिया निर्माण या विस्थापन। देखो मित्रों, जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे क्या करते हैं? खेलने के लिए चले जाते हैं, यानी कि उस चीज़ से अलग हो गए बिल्कुल ना। यानी कि जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं, उनके व्यवहार में फिर कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित हो रहा है? तो ये प्रक्षेपण में तो आरोपण गुणारोपण किया जाता है, होगा ना, है ही नहीं यहाँ पे कमी, ये चीज़ है ही नहीं। शोधन या जिसे कहें मार्गांतरीकरण या जिसे कहें उदात्तीकरण, ठीक है। समाज विरोधी लक्ष्यों को समाज मान्य में बदला जाता है, ये भी नहीं है यहाँ पे। प्रतिक्रिया निर्माण होती है विपरीत, मन में कुछ और है सामने कुछ और है, बगुला भगत हो गए, है ना, राम मुख में राम बगल में छुरी, वो भी है, तो ये भी नहीं यहाँ पे विस्थापन है मित्रों, क्योंकि मूल स्थिति से वो अलग हो गए। गुस्सा आ गया ना तो खेलने के लिए चले जाते ताकि गुस्सा शांत हो जाता है। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले कारक है। मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक को भी ऊपर से देख लेना, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आरबीएससी में बिल्कुल दे रखा है बुक में, है ना, आरबीएससी में ये टॉपिक दे रखा है आपने। तो मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कब बनाया जाएगी? शिक्षा का सहानुभूति व्यवहार रहेगा, बिल्कुल सही है कथन भाई। निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था है मित्रों, तो ये भी कथन सही है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, और यानी कि उन सदस्यों के बीच में अंतर संबंध रहेगा, ये भी कथन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा विकल्प मित्रों सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 14 शानदार प्रश्न है। किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करके अर्थ देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मित्रों, एक पिछला वीडियो जो साइकोलॉजी का था उसमें, या फिर मैंने मतलब अभी तो जो साइकोलॉजी जितने वीडियो कराए उनमें से मैं 2 बार प्रश्न लेके आ चुका हूँ कि किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इतना ही लाया। इस बार मैंने अलग कर दिया ना, तो जबकि क्या है कि बुक में वो प्रश्न आ रखा है मात्रा के रूप में प्रकट करना, ये मैंने क्रिएट कर दिया प्रश्न अर्थ देने की प्रक्रिया। तो ज़्यादातर क्या करेंगे बच्चे, इसको देखा हुआ इसको जल्दी से मापन कहाँ पे, ये रे मापन कर देंगे, ये गलती होती है ना। आराम से पढ़ो, है ना, 1 मिनट में एक प्रश्न करना है, जबकि प्रश्न करने में 1 मिनट पूरा लगता ही नहीं, ठीक है। तो भाई आप उसको 10 सेकंड में क्यों कर रहे हो, 20 सेकंड में क्यों कर रहे हो ना, कम से कम 40 सेकंड तो लगाओ एक प्रश्न के। तो देखो मात्रा के रूप में अगर प्रकट करते, देखो परिधि नहीं होगा यहाँ पे और संक्रिया का मतलब नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन या मापन, जो आकलन मापन मूल्यांकन टॉपिक है वहां से प्रश्न, तो केवल मात्रा के रूप में, तो मापन आपको पता है जिसमें केवल मात्रात्मक रहे, ठीक है। मूल्यांकन में आपको पता है मात्रात्मक भी रहेगा प्लस गुणात्मक भी रहेगा, यानी कि मात्रा तो है साथ में उसको अर्थ दे दिए। जैसे जैसे किसी के आपने कमेंट कर दिया सर मेरे 20 में से 18 आए, तो 20 में से 18 नंबर देना, ये तो मात्रा में हो गए, ठीक है। फिर मैं कह दूंगा कि भाई 20 में से 18 नंबर बहुत अच्छे हैं, तो मैंने बहुत अच्छे ये उसको क्या दे दिया, अर्थ दे दिया, ये मूल्यांकन की चीज़ है, ठीक है। अर्थ देना और निर्णय देना यह मूल्यांकन में है, जबकि केवल मात्रात्मक अंक संख्या होता है मापन होती है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 आरटीई 2009 से संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होना अनिवार्य है? आरटीई 2009 से संबंधित है भाई, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी। धारा 22 में इसका जिक्र किया है एसएमसी का, ठीक है, धारा 22 में, है ना। धारा 22 में इसकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति की जो है वो किया गया है 3 साल के लिए, ये एक बार इसमें कमेटी बनाई जाती है, 3 सालों में वार्षिक बैठक होगी, ठीक है। फिर 3 साल के बाद में वापस का बदला जाता है। इसके अध्यक्ष पूछे एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है? माता पिता होंगे भाई, पेरेंट्स, माता पिता अभिभावक के संरक्षक से बोला जाता है वो पेरेंट्स। जिनकी उपस्थिति कितनी होनी जरूरी है? 3/4, यानी कि 75% उनकी अनुमति उपस्थिति होना अनिवार्य है। महिलाओं की बात करूँ एसएमसी में वर्तमान में सदस्य बता दूं, सदस्य संख्या 16 है। महिलाओं की भागीदारी 50% होनी अनिवार्य है, यानी कि 8 महिलाएं उनमें से होना जरूरी है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 16। शिक्षक के लिए बच्चों की सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय, शानदार प्रश्न है। एक शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार सर्वोत्तम उपाय किस प्रकार कर सकता है?
भाषण देने के माध्यम से नहीं, भाषण के माध्यम से तो नहीं होगा। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, कोई भी सहायता नहीं देकर, तो ये भी नहीं होगा नहीं देकर। अब दो विकल्प बचे, प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता दोनों शब्द नेगेटिव है, इसको इसलिए हटाना पड़ेगा। चौथा विकल्प सही रहेगा यहाँ पे कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद फिर उसमें निर्देश दिया जाता है ना, ताकि बच्चे जल्दी सीखें और उनकी सहायता हो। चौथा विकल्प है मित्रों सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17। शानदार प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 मित्रों। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अनुचित नहीं है? अनुचित नहीं है मतलब गलत नहीं है, मतलब सत्य कौन सा, इस प्रकार घूमोगे आप। कौन सा नहीं है कौन सा है, इन प्रश्नों की जिसने पकड़ बना ली, रामबाण ट्रिक है इनकी, जिसने पकड़ बना ली। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों की पकड़ बनाना, वो कहता क्या है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में लेट हो रहे, नहीं, इनकी पकड़ जिसने बना ली बिल्कुल उसके फायदा होगा भाई। विकास एकल आयामी है, गलत चीज है। विकास क्या है, बहुआयामी। तो ये क्या है, ये तो अनुचित कथन है। अनुचित कौन सा नहीं है पूछा है, ये तो अनुचित है क्योंकि वो एकल नहीं है बल्कि बहुआयामी है भाई। तो इसको हटाऊंगा मैं, क्यों हटाऊंगा, क्योंकि अनुचित नहीं है, ये तो अनुचित है। विकास पृथक होता है, ये भी क्या है, ये भी अनुचित है। क्यों, विकास पृथक कहाँ होता है, विकास के तो सारे जो आयाम हैं वो संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं सारे पक्ष। अब दो विकल्प बचे, इनमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे बिल्कुल। चौथा कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कहता है विकास जन्म के साथ प्रारंभ और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। सर दोनों ही सही है, अब क्या करें। अनुचित नहीं है, पहले तो इसको समझने में भी कंफ्यूजन आएगी, यानी कि सत्य कौन सा है, बस यही पूछा है, सत्य कौन सा है। तो ये कहाँ से सत्य है, बहुआयामी, पृथक नहीं होता है भाई, पृथक नहीं होता है। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है, सत्य पूछा है। अब सर दूसरा और चौथा दोनों लग रहे हैं भाई, दूसरा गलत है। मृत्यु के साथ समाप्त होता है, सही है, लेकिन जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता है, ये जन्म से पूर्व ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये गलत है। बाकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सत्य है यानी अनुचित नहीं है। तो चौथा विकल्प उत्तर सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। वह अवसाद विकृति जिसमें मस्तिष्क के संकेत को ठीक तरह से नहीं समझा जाता कहलाती है। अवसाद विकृति मनोविकार कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, मस्तिष्क जो संकेत देता है उसको ठीक तरह से मांसपेशियों के द्वारा नहीं समझा जाता, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया हाइपोटोनिया, डिस्थीमिया, एपिलेप्सी या डिस्कैल्कुलिया। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हाइपोटोनिया कहेंगे मित्रों, ठीक है, हाइपोटोनिया कहलाएगी, जिसमें मस्तिष्क के संकेतों को मांसपेशियों द्वारा ठीक तरह से नहीं समझा जाता। डिस्थीमिया में क्या होता है, ये एक भावनात्मक अवसाद विकृति है, जिसमें निर्णय या चिंतन लेना, जो स्मृति कमजोर होती है, वो चीज़ें होती है, ठीक है। एपिलेप्सी बोलते हैं जिसमें भाई मिर्गी के दौरे पड़ते हो, मिर्गी के दौरे आना, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में एपिलेप्सी। और डिस्कैल्कुलिया आप समझते हो, जो गणितीय गणना से संबंधित असमर्थता होती है, वो चीज़ डिस्कैल्कुलिया है। तो विकल्प एक यहाँ पे सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 18। आगे चलिए प्रश्न संख्या 19 पे। भाई ये प्रश्न कहाँ से आ गया है, देखो देखो ऐसा कैसा प्रश्न है भाई। ये क्या है, प्रश्न संख्या 19 है। 90 छात्रों पर कितने शिक्षकों की व्यवस्था की गई, कुछ समझे। ये प्रश्न आरटी 2009 में वहां से, आरटी 2009 में 90 छात्रों पर कितने शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। मित्रों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी अनुपात वगैरह है ना, शिक्षक का अनुपात कितना है, शिक्षक कितने घंटे पढ़ाएगा, शिक्षक कितने कार्य दिवस, किस स्तर पर कितने कार्य दिवस, कितने घंटे, कौन सा स्तर पढ़ेगा, प्राथमिक कितने घंटे, सारी चीज़ें समझ रहे हो, कितने टीचरों की कितनी, ये सारे के सारे चेंज हो गए हैं जो नई शिक्षा नीति अब आ रही है ना उसमें। तो नई शिक्षा नीति के आंकड़े देख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नई शिक्षा नीति के आंकड़े देख लेना भाई, बहुत ज़रूरी है नई शिक्षा नीति के आंकड़े, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हर संभव कोशिश है कि अगर मैं वो करवा दूंगा नई शिक्षा नीति का एक दिन, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो वो आंकड़े जरूर देख लेना क्योंकि चेंज हो चुके हैं बिल्कुल। अब देखो 90 छात्र है, 90 छात्रों को कितने शिक्षक व्यवस्था रहेंगे भाई, अनुपात 1:30 चल रहा था प्राथमिक। ये प्रश्न तो पुरानी के अनुसार ही है ना, 1:30 चल रहा था, 1:35 चलेगा 6 से 8 में। तो 1:30 या 35 ले, 90 छात्रों को कितने शिक्षक होंगे, 3 शिक्षक होंगे, ये 4 + 1 है, ठीक है, 3 6 4 या 4 + 1, तो 3 शिक्षक हो गए भाई 90 छात्र, ठीक है, याद रखना। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पे मित्रों, जो आज का अंतिम प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने किस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है, पढ़ के जाना थॉर्नडाइक को, प्रश्न आएगा। और इस बार बताऊँ आपको ज़्यादा चांस किनके प्रश्न आने के, इसी अभी पिछले महीने में शायद नाम था उनका अल्बर्ट बांडुरा, उनका निधन हुआ ना, तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे पक्का है भाई उनसे एक प्रश्न जरूर आएगा। और एक क्या होती कोशिश, 1 या 2 प्रश्न तो जरूर आएंगे, है ना। उनका निधन हुआ था, याद रखना वो चीज़ें, ठीक है, उनके बारे में अच्छी तरह देख।
तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो विभाजन किया वो शारीरिक आधार पर नहीं किया, मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं किया, समाजशास्त्री भी नहीं किया। इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन इन्होंने भी किया है, इन्होंने चिंतन या कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार के विचारक बताए। एक बताया है प्रत्यक्ष, एक बताया है सूक्ष्म और एक बताया है स्थूल। ठीक है, तीनों प्रकार के जो विचारक है वो इन्होंने बताए हैं। विकल्प दूसरा सही है प्रश्न संख्या 20 में। तो दोस्तों ये थे मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जितना अच्छा लगा। और 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।